जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 28 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस में जीरो से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और उत्तर प्रदेश पीएससी का नंबर 1 बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और टेलीग्राम के हमारे 2 चैनल्स हैं, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। इनको जरूर ज्वाइन करिए। प्लस इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, इसको फॉलो करिए। यहां पर हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे। 130 ईयर्स इसको हो चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक पहले भी पढ़ाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट यूथेनेशिया रूलिंग। यूथेनेशिया पता है आपको क्या होता है? इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, हिंदी में तो क्लियरली समझ में आ रहा है, बट इंग्लिश टर्म आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी। यूथेनेशिया ये क्या है अभी समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया का ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट डिलेमा क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें क्या परिवर्तन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट मिटिगेशन, ग्लेशियल झील विस्फोट शमन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के, बहुत ज्यादा। और पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटल इंडियन कांग्रेस लिख लीजिए, इसको 130 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं नटाल इंडियन कांग्रेस को। 1894 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल जो था वो साउथ अफ्रीका के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी है, राइट, जो जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसके अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इसको लाया गया था। लिख लीजिए भैया, ये तीनों चीजें लिखिए आप। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में बनाई गई थी, 130 साल इसको कंप्लीट हुए हैं 2024 में। और इसको बनाया गया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, भारतीय समुदाय जो है, उनके विरुद्ध जो भेदभाव हो रहे हैं उसके विरोध में इसको बनाया गया था। एनआईसी के प्रयास जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था साउथ अफ्रीका के अंदर नॉन रेशियल डेमोक्रेसी लाने में, कि भाई आप रंग भेद के आधार पर जो है वो, मतलब रंग भेद के विरुद्ध थे ये, किसी का भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए रंग भेद के आधार पर, रेस के आधार पर, राइट। और अपार्थीड के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने संघर्ष जो है वो किया। अपार्थीड भी वही सेम चीज हम लोग को देखने को मिलती है, रंग भेद। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो नटाल इंडिया कांग्रेस के फॉर्मेशन और रिवॉल्यूशन की बात करें तो एक चीज तो मैंने आपको लिखवा दी, 1894 में ये एस्टैब्लिश हुई थी, राइट। किस ऑब्जेक्टिव से हुई थी वो भी आपने लिख लिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, वोट देने के अधिकार मिले, मतदान के अधिकार मिले, राइट। स्पेशली इंडियन कम्युनिटी को, तो इंडियन कम्युनिटी के उत्थान के लिए इसको लाया गया था, राइट। जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उससे लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस हम लोग को देखने को मिली थी। 1930s 1940s में एनआईसी जो है वो उसने और रेडिकल लीडरशिप की तरफ वो चली गई और कट्टरपंथी नेतृत्व की ओर जो है वो चेंज हुई। फिर हमें देखने को मिला कि यहां पर 1945 से जो लीडर्स जो थे वो और रेडिकल थे, यानी कि और कट्टर हम लोग को देखने को मिले थे। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मिलिटेंसी को इंक्रीज कर दिया इस पीरियड के दौरान और उस समय काफी सारे लीडर्स को जो है वो जेल में बंद किया गया। फिर एनआईसी जो है वो ऑफिशियली बैन नहीं हुई थी, बट उसने बहुत रिप्रेशन फेस किए, यानी कि बहुत आप कह सकते हो कि उसके ऊपर प्रतिबंध जो है वो लगाए गए थे, राइट। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आप कह सकते हो, बैन नहीं किया बट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दिए गए थे। और इसके कारण हम लोग को देखने को मिला था कि काफी सारी उनकी एक्टिविटीज थी वो स्लो डाउन हो गई थी, बट दोबारा से 1971 के बाद से ये एक्टिव हो गए। फिर इनके एक्टिव होने के बाद से एनआईसी जो है वो फोकस करनी थी सिविल वर्क के ऊपर, बट इसने दोबारा से इसको, जैसे पहले जो इसको मतलब फॉलोअर्स जो इसको सपोर्ट करते थे वैसे इसको सपोर्ट पहले की तरह नहीं मिला। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो बस ये ध्यान में रखना है कि एनआईसी जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर एक एक्टिव हम लोग को ग्रुप देखने को मिला था और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी और वो जो भी भेदभाव जो फेस कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, तो उससे लड़ना है। बस इतनी चीज बस आप ध्यान में रखो, दैट्स इट। फिर यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट,
तो मिड 1980s में एनआईसी जो है वो उसने यूडीएफ जो है वो तैयार किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अगेन साउथ अफ्रीका को जो है वो यूनाइट करना है। अब ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। रोल जो था महात्मा गांधी जी का साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल में, तो वो आप जानते ही हैं। अब देखो, पहली चीज तो 1983 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक इंसिडेंट सामने आता है साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कमिटमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया और एनआईसी का फॉर्मेशन हुआ, राइट, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। फिर एनआईसी जो है उसने इंडियन कम्युनिटी को यूनिफाई किया, एकत्रित किया कि भाई सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब लीडर जो थे जिन्होंने शुरू किया पहला सत्याग्रह कैंपेन, वो 1906 में शुरू किया, और इस समय मास प्रोटेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस हम लोग को देखने को मिला। किसके अगेंस्ट? जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसे जो कानून है, ऐसे कानून जो कि मतलब भेदभाव करते हैं, राइट, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि बहुत सारे प्रयास जो है वो जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो इंडियंस रहते हैं, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए किए गए। फिर एंग्लो बोइर वॉर हम लोग को देखने को मिला था, ये लिख लो भैया, एंग्लो बोइर वॉर 1899 से लेकर 1902 का वॉर था। सो जो लीडर जो थे उन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स जो है वो इंडियन वॉलंटियर्स का ऑर्गेनाइज किया, ये भी लिख लेना, एम्बुलेंस कॉर्प्स इंडियन वॉलंटियर का। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्ट्रगल्स जो है, जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि संघर्ष जो है वो किए जा रहे हैं, उसमें पूरी तरह से अपना सपोर्ट जो है वो देना। फिर एक फीनिक्स सेटलमेंट हुआ 1904 में, ये भी लिख लो आप, टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में, ये दो चीज आप लिखेंगे, ये स्टैब्लिश किए गए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आत्मनिर्भर बनना है, राइट, सत्याग्रही जो है उनको प्रिपेयर करते हुए, मतलब जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए हमने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया था ना, वैसे ही इनने बोला कि भैया हमें आत्मनिर्भर बनना है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। फीनिक्स सेटलमेंट 1904, टॉल्स्टॉय फार्म 1910। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सब कहाँ के हैं, ये इनिशिएटिव, ये पहल जो है वो कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की। फिर 1913 के अंदर सत्याग्रह कैंपेन हम लोग को देखने को मिला, मेजर सत्याग्रह हुआ था, राइट, पोल टैक्स के अगेंस्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के अगेंस्ट, राइट, जिसके अंदर इंडियन कम्युनिटी ने काफी पार्टिसिपेट किया। तो 1913 का सत्याग्रह कैंपेन। तो ये सब फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। और इस समय आपको पता है कि गांधी जी जो थे वो कहां पर थे? वो साउथ अफ्रीका में थे, और वहां से फिर 1915 में गांधी जी वापस आते हैं इंडिया के अंदर। यस, तो देखो ये पूरी जो टाइमलाइन थी वो गांधी जी के स्ट्रगल की थी साउथ अफ्रीका के अंदर। आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो, एनआईसी यानी कि नटाल इंडियन कांग्रेस, इनके प्रयास ने काफी सारी पॉलिसीज जो है वो लेकर आई, राइट, और फिर काफी सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हम लोग को साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिले, राजनीतिक आंदोलन। इसके अंदर 1952 का डिफेंस कैंपेन भी हम लोग को देखने को मिला, 1955 का कांग्रेस ऑफ द पीपल हम लोग को देखने को मिला। फिर इसको जो है वो सप्रेस कर दिया गया था, मतलब कि इसको स्लो डाउन इसका हो गया था, और एनआईसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट दोबारा से वापस से इसको सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाया इसके रिवाइवल के बाद 1971 में। एनआईसी का रोल जो था स्ट्रगल में नॉन रेशियल डेमोक्रेसी को लेकर, राइट, गैर नस्लीय लोकतंत्र के संघर्ष को लेकर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज की डेट में साउथ अफ्रीका के लिए। और ये बताया जाता है कि भाई इंडियन कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए और साउथ अफ्रीका में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए। ठीक है, और 130 ईयर्स इस इवेंट को वो हो चुके हैं, यानी कि एनआईसी के फॉर्मेशन को, फाउंडेशन को। और इसके रिवाइवल के बाद एनआईसी जो है, ऑब्वियसली बात है कि उसने इम्पैक्ट तो क्रिएट किया इंडियन कम्युनिटी के अंदर, बट फिर भी उसको उतना ज्यादा वो नहीं मिल पाया सपोर्ट, बस। तो आपको तो इस पूरे टॉपिक के अंदर एनआईसी के बारे में पता होना चाहिए कि एनआईसी क्या है, बस इसमें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-4 पॉइंट्स बताए थे ना वो, और साउथ अफ्रीका के ये हम लोग को 1-2 मूवमेंट्स, इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे एंग्लो बोयर वॉर, राइट, एम्बुलेंस कॉप, इंडियन वॉलंटियर्स के, टॉल्स्टॉय फॉर्म, फीनिक्स सेटलमेंट। तो जो मैंने आपको बोला लिखने का, बस सिर्फ उतना ही लिखना है, बाकी और लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जन पोषण केंद्र इनिशिएटिव, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ये टॉपिक हम पहले भी कवर, मतलब कल के लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा देखा था इस टॉपिक को, कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है एक पायलट प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू 60 फेयर प्राइस शॉप्स जो है गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जन पोषण केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा। फेयर प्राइस शॉप का क्या होती है गाइस, किसी को पता है? फेयर प्राइस शॉप राशन शॉप होती है, जो राशन शॉप होती है जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो है वो राशन कार्ड दिखाकर उनको राशन मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के तहत 35 किलो
एक महीने में एक हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? पता है कि नहीं पता आप लोगों को? ये पढ़ा है हम लोगों ने, यस। तो वही राशन शॉप को जन पोषण केंद्र बनाया जा रहा है, मतलब कि यहां पर इंश्योर किया जाएगा कि इस राशन शॉप से जितना भी ग्रेन्स, अनाज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, वो इंश्योर किया जाएगा कि वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो कि सामने वाले के न्यूट्रिशन में, पोषण में जो है वो हेल्प करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो देखो लिखा भी है कि हमारी कंट्री के अंदर किस चीज के लिए, पोषण संबंधी विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए, और जो राशन डीलर जो है, जो इनकम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, राइट। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इक्वलिटी और अफोर्डेबल न्यूट्रिशन को इंश्योर जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये लिख लेना आप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है 60 फेयर प्राइस शॉप को जन पोषण केंद्र। और कौन सी स्टेट्स के वो भी लिख लेना, ये स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, और पायलट बेसिस पर हो रहा है। पहले इन स्टेट्स में देखा जाएगा, फिर दूसरी स्टेट्स में लागू कर दिया जाएगा। अब इसका मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही लग गया, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम जो है वो इस राशन शॉप से जो है वो प्रोवाइड किए जाए बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। और जो भी इनकम चैलेंजेस जो राशन डीलर्स डील कर रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करें। कैसे ट्रांसफॉर्म हम करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाएगी? डिजिटलाइजेशन के थ्रू। अप्रोक्सीमेटली 0.54 मिलियन फेयर प्राइस शॉप जो है वो करेंटली डिस्ट्रीब्यूट करती है 60 से 70 मिलियन टन फूड ग्रेन्स को हर साल। प्रधानमंत्री ये गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, राइट, GKAY। और ओवर 800 मिलियन बेनिफिशियरीज इसके हम लोग को देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 1 लाख फेयर प्राइस शॉप को न्यूट्री हब्स जो है वो बनाना। न्यूट्री हब्स, यही चीज ध्यान में रखिएगा, पोषण हब नहीं, न्यूट्री हब। केंद्र जो है वो एलोकेट करेगी 50% अपनी स्पेस को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, और रिमेनिंग स्पेस जो है वो दूसरे हाउस होल्ड आइटम्स को स्टोर करने के लिए रखे जाएंगे। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है अमूल जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ई बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे कि उड़ान, राइट, जंबो तेल, ये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं सोर्सिंग मटेरियल के लिए। FPS डीलर्स जो होते हैं उनको लोन्स मिलेगा, और इनवॉइस फाइनेंसिंग जो है वो मिलेगी सिडबी के थ्रू। तो सिडबी बैंक जो है वो सपोर्ट करेगी, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। फेयर प्राइस शॉप सहाय एप्लीकेशन, ये पेपरलेस, प्रेजेंस लेस और कोलेटरल फ्री फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी, लोन्स प्रोवाइड कराएगी राशन डीलर्स को, राइट, सिडबी के थ्रू। यानी कि देखो इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। मेरा राशन एप्लीकेशन 2.0 जो है वो कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। तो ये टेक्नोलॉजी के मामले में ये दो चीजें लिख लेना, FPS सहाय एप्लीकेशन और मेरा राशन एप्लीकेशन 2.0। नेक्स्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन जो है वो इंटीग्रेट कर रही है क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए। ये चीज भी लिख लेना आप कि QMS प्लस क्वालिटी कंट्रोल लैब्स किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। किस पर्पस के लिए? क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक हैंडबुक भी जो है वो तैयार की जा रही है, जिससे कि हम लोग फूड ग्रेन्स का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। इसको मान्यता जो है वो दी जा रही है नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी के थ्रू। इंश्योर किया जाएगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किए जाए फूड स्टोरेज, फूड क्वालिटी, हर चीज के मामले में। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन जो है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है वो स्वीकारा है, वेलकम किया है, स्वागत किया है, राइट। और कहा है कि ये बहुत राहत प्रोवाइड कराएगा शॉप ओनर्स को, जो कि बहुत प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में फेस कर रहे हैं। इनिशिएटिव जो है वो बताया जा रहा है कि FPS डीलर जो है, फेयर प्राइस शॉप के डीलर्स, उनकी इनकम को भी जो है वो इंप्रूव करेंगे, और जो बेनिफिशियरीज है बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनमें न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी, यानी कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, मतलब कुपोषण की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो गाइस, कोविड-19 के समय में इसने बहुत राहत दी थी। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था,
और ये फ्री फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड इसने किया अप्रोक्सीमेटली 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को, राइट। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर आती है। ये स्कीम जो है वो उसके 7 फेजेस हम लोग को देखने को मिले थे अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक। उस समय इसने 1015 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी इस स्कीम को मेरे ख्याल से 5 साल के लिए और एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यूथेनेशिया से रिलेटेड टॉपिक है। पहले तो ये समझ लो ये यूथेनेशिया है क्या, फिर आगे की हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है कि यूथेनेशिया के बारे में यूथेनेशिया के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दी है। अब मैं आपको समझा दूं। जैसे यार क्या होता है, एक कोई व्यक्ति है जैसे फॉर एग्जांपल कोमा में चला गया, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, है ना। कोई उम्मीद नहीं है कि वो कब कोमा से वो बाहर निकलेगा, मतलब सिर्फ वो वेंटिलेटर के भरोसे है। जिस दिन वेंटिलेटर हटा दिया, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया, उस दिन वो व्यक्ति की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी, है ना। यूथेनेशिया वही है। यहां पर फैमिली मेंबर्स की सहमति से एक इस प्रकार के व्यक्ति को जो सिर्फ मतलब आप कह सकते हो कि जिंदा है वेंटिलेटर्स के सपोर्ट पे, तो परिवार वालों के कहने पर ये वेंटिलेटर सपोर्ट जो है वो हटा दिया जाता है, राइट। तो ये है यूथेनेशिया। अब देखो यार परिवार वाले, अब आपको पता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार सभी को है। वो व्यक्ति डॉक्टर के द्वारा मृत तो घोषित नहीं किया गया है, अभी भी है उम्मीद कि वापस आ सकता है ना। वो आते हैं ना लोग 10-10 साल बाद कोमा से वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इस चीज ये बड़ी मतलब वो वाली चीज है, आप कह सकते हो कि सोचने वाली बात है कि फैमिली मेंबर किसी व्यक्ति की लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को लेकर अपनी बॉडी को लेकर खुद डिसीजन लेगा, ये उसका खुद का अधिकार है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार भी है ये। तो जब कोई व्यक्ति खुद डिसीजन लेने की उसमें नहीं है स्टेज में, तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या उसकी लाइफ लेने का डिसीजन ले सकता है, लाइफ खत्म करने का डिसीजन ले सकता है? इज इट फेयर और नॉट? क्या ये सही है या नहीं? ये इसी चीज को लेकर पूरा मुद्दा चलता आ रहा है काफी समय से, ये आज की बात नहीं है। फिर से अभी एक केस सामने नजर आया यूथनेशिया को लेकर, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे, राइट। और बहुत बड़ा गंभीर मामला ये है कि नहीं? यस। अब काफी सारे केस ऐसे होते हैं भाई, देखो वेंटिलेटर पे वो व्यक्ति है, परिवार वाले अगर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, तो ऑब्वियसली बात है कि एक टाइम आता है कि फिर परिवार वाले भी छोड़ देते हैं कि यार अब ऊपर वाले को जो मंजूर, ऐसा बोल के आपको पता है कि चीजें वो हो जाती। कई केस में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति पैसे नहीं होने के कारण सही इलाज नहीं हो पाता उसका, और उसकी जिंदगी हो जाती है खराब। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, कि हमारे यहाँ पर हमारी जो स्टेट है, गवर्नमेंट जो है, वो सही तरीके से हेल्थ केयर सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। इसी को लेकर हमने एक लेक्चर भी कवर, मतलब कल के लेक्चर में हमने एक आर्टिकल भी कवर किया था, याद आ रहा है? तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिनाई कर दिया एक याचिका को। एक एल्डरली कपल है, बुजुर्ग कपल है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको परमिशन मिल जाए पैसिव यूथेनेशिया की अपने पुत्र को लेकर, राइट। उनका पुत्र जो है वो हम लोग को जो है वो कोमेटोस सन, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोमाग्रस्त जिसको हम लोग बोलते हैं। कोमेटोस मतलब कोमा में चला गया है, राइट। और लगभग 11 साल हो गए हैं। तो ये बुजुर्ग माँ बाप चाह रहे हैं कि उनको यूथेनेशिया की परमिशन दे दी जाए। तो अभी ये याचिका डिनाई हो गई है। इस रूलिंग के अंदर हाईलाइट किया गया है लीगल बाउंड्रीज पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया के बीच में। और यही चीज कही गई है कि भाई एथिकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक व्यक्ति जो है उसकी लाइफ का डिसीजन उसके खुद स्वयं वो ले तो सही है, आप किसी की लाइफ जो है वो छीन नहीं सकते। और आप अगर किसी की लाइफ छीनोगे तो सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत, लीगली। जैसे होता है ना, किसी को डेथ सेंटेंस जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है, मौत की सजा सुना दी जाती है, तो वो एक तरीका है लीगल तौर पर लाइफ छीनने का। बट इलीगल तरीके से या किसी और दूसरे तरीके से लाइफ नहीं ली जा सकती किसी की भी।
क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। अब दोबारा से बहस जो है वो छिड़ गई है लीगैलिटी को लेकर और मॉरलिटी को लेकर, राइट, यूथनेशिया को लेकर इंडिया में, राइट। अब देखो कोर्ट ने इस बारे में क्या बात करी है उसको जानने से पहले आप ये जानो कि ये एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया में क्या डिफरेंस है, ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बॉस, जो एक्टिव यूथनेशिया होता है, इसका मतलब एक्टिव मतलब डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर जानबूझकर कोई इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन यानी कि टॉक्सिन इंजेक्शन या कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति की जान ले लेंगे, जानबूझकर फोर्सफुली इंजेक्शन लगाकर उसकी जान चली जाएगी, जो कि इंडिया के अंदर इलीगल है, राइट। सेकंड, दूसरी चीज हमें देखने को मिलती होता है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है, मतलब वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, उसके ट्रीटमेंट को बंद कर देना है, मतलब कि वेंटिलेटर को बंद कर देना है और व्यक्ति ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया अभी जो केस आया है, ये केस जो है वो पैसिव यूथनेशिया के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, पैसिव यूथनेशिया मतलब वेंटिलेटर बंद किया और वो व्यक्ति मर जाएगा, बट यहां तो वो व्यक्ति को कोई भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं लगा है, वो कोमा में है बट अपना न्यूट्रिशन खुद से इंटेक कर पा रहा है। यस, तो इनने बोला कि भाई इसीलिए हम आपको जो है वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी पेशेंट जो है उसका केस ये है कि वो खुद से न्यूट्रिशन इंटेक कर रहा है, उसको कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है, तो इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे एक्टिव यूथनेशिया को, राइट, क्योंकि ये पैसिव यूथनेशिया का केस है और एक्टिव यूथनेशिया अलाउ जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो व्यक्ति किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा ना हो। सो ये डिस्ट्रिक्ट मतलब क्लियरली बता रहा है कि भाई आप पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया के बीच में डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही समझा दिया, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड पूछेंगे सिंपल तरीके से। एक्टिव मतलब डॉक्टर ने किसी इंजेक्शन के थ्रू एक व्यक्ति को जो है वो, यानी कि मतलब वो व्यक्ति जो है वो बेड से उठ नहीं पा रहा है, बट ठीक है उसका सिस्टम काम कर रहा है, बट फिर भी उसको जो है वो एक्टिव यूथनेशिया के थ्रू उसको डेथ जो है वो उसकी करवा दी, मार दिया। बट पैसिव यूथनेशिया मतलब सिंपल उसका ट्रीटमेंट ऑफ कर देना, मतलब उसका ट्रीटमेंट बंद कर देना, जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जिंदा रखने के लिए, तो वो होता है पैसिव यूथनेशिया। अब इंडिया के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथनेशिया को 2011 के अरुणा शांगबाग केस के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें अलाउ किया, मैंने आपको बताया पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, जिसमें ये बोला कि भाई आप वेंटिलेटर जो है वो हटा दीजिए, और वेंटिलेटर हट जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर 2018 में कोर्ट ने एक्सपेंड किया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसमें रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ये पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 के तहत। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का जो अधिकार है उसके हिस्से के रूप में मरने के अधिकार को भी मान्यता दी, राइट टू डाई को मान्यता दी। तो राइट टू डाई भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, याद रखिएगा, बट राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यस, सम्मान के साथ। 2018 में भी एक केस आता है जिसमें अलाउ किया गया कि जो टर्मिनली इल पेशेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो बीमार रोगी जो होते हैं लाइलाज रूप से, मतलब कि भाई उनका इलाज जो है वो नहीं हो सकता, तो वो पैसिव यूथनेशिया ऑप्ट कर सकते हैं लिविंग विल के थ्रू, राइट, अपनी इच्छा के थ्रू, और गाइडलाइंस जो है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको मेंशन किया गया। और 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मॉडिफाई करी और ये कहा कि पैसिव यूथनेशिया की प्रोसेस जो है उसको आसान बनाया, और ये कहा कि आपको जो है वो अटेस्ट करनी पड़ेगी लिविंग विल्स, मतलब जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, विल जो होती है इच्छा, या मतलब जो भी पूरा डॉक्यूमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिविंग विल को, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अटेस्टेशन तो चाहिए, यानी कि उनका मोहर तो चाहिए, और साथ ही साथ नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड में इसको शामिल करना जरूरी है कि हाँ ये व्यक्ति है, इनने अपनी इच्छा के या फिर इनके परिवार ने इच्छा के अकॉर्डिंग पैसिव यूथनेशिया जो है वो चुना है। तो हमने पूरी चीज क्या समझी कि हमारी कंट्री के अंदर पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, वो भी लीगल तौर पर, और उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्वॉल्व रहेंगे,
और इसका पूरा रिकॉर्ड नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा। करेक्ट? यहां तक बातें पूरी समझ में आ रही है? नेक्स्ट, कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम ये परमिट करती है दोनों ही एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया, बट हमारे यहां सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। स्विट्जरलैंड अलाउ करता है असिस्टेड सुसाइड स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर, और फोकस किया जाता है पर्सनल ऑटोनॉमी के ऊपर और साउंड मेंटल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके अंदर लीगलाइज है दोनों ही प्रकार की यूथेनेशिया एडल्ट्स के लिए, जो जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, ऐसी बीमारी जो ट्रीट नहीं हो सकती। वाइल नीदरलैंड जो है वो ऑपरेट करती है टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑन रिक्वेस्ट एंड असिस्टेड सुसाइड, ये रिव्यू प्रोसीजर एक्ट के तहत। मतलब देखो कुछ कंट्रीज के अंदर सुसाइड भी अलाउड है, बट लीगल तौर पे कुछ कंडीशंस के तहत। अब एथिकल कंसिडरेशन की बात करें हम लोग, तो यूथेनेशिया जो है वो एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी का सम्मान करती है। इच्छा मृत्यु में व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर मेंटली कंपिटेंट इंडिविजुअल जो है उनको अलाउ किया जाता है, यानी कि जो मानसिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको जीवन के अंत के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की आवश्यकता होती है, सहमति की आवश्यकता होती है। इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट पूरी तरह से इस बात को समझे कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इंप्लीकेशंस इसके क्या है, राइट? तो ये चीज है, और उस पर कोई दबाव ना पड़े। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस सेंसिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करें, तो आर्ग्यू ये किया जाता है कि जो भी पीड़ा है भाई, मतलब सफरिंग है, जो होता है कि कई बार एक व्यक्ति जो है वो सफर कर रहा है भाई, तो कई बार होता है ना कि कोई जब हॉस्पिटल में कोई कष्ट में काफी ज्यादा रहता है कोई पेशेंट, तो कई केस में उसके परिवार वाले ही दुआ करते हैं कि भगवान इनको जल्दी ले जाए, ये कष्ट ना दे। कम ऑन, सी यस और नो, होता है ना ऐसा? तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि सफरिंग और प्रिजर्विंग डिग्निटी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। देखो, ये तर्क होता है जो समर्थक है कि भाई गंभीर बीमारी में पीड़ा को समाप्त करना है और गरिमा को बनाए रखना नैतिक रूप से सही है कि भाई उसको पीड़ा ना हो यार। ऐसा होता है, कई बार होता है, बट इसके जो विरोधी है उनका मानना यह है कि नहीं भाई, जीवन स्वाभाविक रूप से मूल्यवान है भाई। जीवन लाइफ तो जो है वो इनहेरेंटली वैल्यूएबल है और इसे समय से पहले कभी भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जब मृत्यु आए तो वो समय पर आए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सही समय पर मृत्यु आए वरना आत्मा भटकेगी, है ना? तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी। तो ये दोनों ही तर्क आपको पता होने चाहिए मेंस में लिखने के लिए। अब देखिए, इसके अलावा इच्छा मृत्यु की कानूनी स्थिति वैश्विक स्तर पर अलग अलग है, जो भी हमने देखा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। तो ये अलग अलग कल्चर और एथिकल पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करती है। और इस बहस में जो बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं और जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस चीज पर फोकस करते हैं कि भाई हमें कॉम्प्रिहेंसिव पैलेटिव केयर की आवश्यकता है, राइट? मतलब कुल मिलाकर बहस ये की जाती है मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा कि हमें सोसाइटी को देखना है कि अब देखो ऑब्वियसली बात है, कोई पेशेंट है, उसके परिवार में वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उसका ट्रीटमेंट, पहला पॉइंट। चलो ठीक है, सरकार ने उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर दिया, बट इस बात की गारंटी नहीं है, डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहे कि वो कब तक जो है वो सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दोनों ही ऑप्शंस है भाई, सही भी हो पाएंगे या नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है कि उठेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जरूरी होता है कि पैसिव यूथेनेशिया का उपयोग जो है वो करके उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उनको जाने दिया जाए, राइट? तो ऐसा भी काफी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है, बट काफी सारों का नहीं भी कहना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मेडिकल प्रोफेशनल हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हम बचा लें, कुछ भी करके इसको ठीक कर लें। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो किसी को मारने के लिए किसी का इलाज करता है। हर एक डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को सोचता है कि इसको मैं बचा लूं कैसे भी करके, क्योंकि वो उसका अचीवमेंट रहता है। यस। फिर 2023 में हम लोग को मॉडिफिकेशंस देखने को मिले 2018 की गाइडलाइंस के अंदर, और कहा कि पैसिव यूथेनेशिया को और एक्सेसिबल बनाओ, राइट? और इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्योंकि वो बंदा परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करो। इसके अंदर हम लोग को सिंपल प्रोसीजर जो है वो देखने को मिलता है लिविंग विल्स के लिए, और इसमें वही मैंने आपको बताया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ अटेस्ट करना रहता है। और इसके अंदर ये भी कहा कि नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दो, जो मैंने भी आपको बताया था। और टाइमली मेडिकल डिसीजन जो है वो लिया जाए, टाइम पर जो है वो ये डिसीजन ले लिया जाए।
गाइडलाइन इंश्योर करती है कि फैमिली जो है वो अपील कर सकती है, हॉस्पिटल अगर डिनाई करता है यूथेनेशिया तो फैमिली खुद बोल सकती है, और एक फेयर रीअसेसमेंट प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट कर सकती है कि दोबारा से इसकी जांच कर ली जाए। अगर केस में फैमिली डिमांड कर रही है पैसिव यूथेनेशिया तो उसको ला दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है वो डिनाई इसलिए किया क्योंकि वो पेशेंट जो है वो केस पैसिव यूथेनेशिया का नहीं है, वो एक्टिव यूथेनेशिया का, जो कि अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, राइट। वो पेशेंट जो है वो खुद से न्यूट्रिशन अगर उसकी बॉडी में दे रहे हैं तो वो ले पा रहा है, राइट। उसको कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, वो पाइप के थ्रू जो है वो उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन इंटेक हो रहा है। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। यस, देखो इंडिया की ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट डिलेमा के बारे में हम बात करेंगे। रिसेंटली एक चिंता उभर कर सामने आ रही है, जब यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो एडवाइस कर रहे हैं इंडियन कंपनीज को कि वो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को सप्लाई ना करें। भाई यूएसए हमें क्यों बोल रही है भाई हमारी कंपनीज को कि सप्लाई मत करो? भाई हमारी गवर्नमेंट हमारी कंपनीज खुद ब खुद डिसीजन ले सकती है ना। तो यही चिंता की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा क्यों बोल रही है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में, फिर समझते हैं पूरे मैटर को। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जांच पड़ताल जो है बहुत ज्यादा की जा रही है ड्यूअल यूज गुड्स के मामले में, जिसको रशिया की डिफेंस सेक्टर जो है वो यूटिलाइज कर सकती है, और ये बेसिकली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से लिंक जो है वो हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बहुत तेजी से इंडिया से रशिया में एक्सपोर्ट्स बढ़ गया है, स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स में, और इसी के कारण ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली मतलब छुप कर सपोर्ट कर रही है रशिया को, रशिया की मिलिट्री एक्टिविटीज में यूक्रेन के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है भाई, ये यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से नहीं चाहती है कि हम लोग जो है वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाएं, इसलिए इस प्रकार की खबरें जो है वो इंटरनेशनल फ्रंट पे जो है वो रिलीज कर देती। ये बात आपको समझना जरूरी है। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर समझनी है तो इंटरनेशनल बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो समझने के लिए आपको जनरल स्टडीज पर एक अच्छी पकड़ होना जरूरी है, और वो तब होगी जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान से जो है वो पढ़ोगे, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस को ध्यान से पढ़ोगे, दुनिया में कंट्रीज कैसे बनी है, कैसे उभर कर आई है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इस चीज को आप समझोगे, तब आपको चीजें जो है वो क्लियर जो है वो होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो ड्यूअल यूज गुड्स जो है वो क्या होता है, ऐसे आइटम्स जो कि सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए होते हैं। ये लिख लेना, ये लिखो टर्म ड्यूअल यूज गुड, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं। किनको कहा जाता है? ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग जो है वो नागरिक और सैन्य दोनों के लिए होता है, राइट। यानी कि ऐसे गुड्स जिनका उपयोग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के बारे में, हाइपरसोनिक्स, हाइपरसोनिक जो है वो लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है और मिलिट्री ऑपरेशंस में भी सपोर्ट कर सकती है। इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ये बेसिकली सिक्योर और रेजिलिएंट कमांड एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाती है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसका ये सिस्टम होता है। फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो ये पर्सनल डिवाइस में भी उपयोग की जा सकती है और डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी की जा सकती है। तो ऐसे इंजीनियर्ड प्रोडक्ट जो है जो हम रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को ये लग रहा है कि उसकी मिलिट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट। तो कुछ नहीं है, डिलेमा क्रिएट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर। अब सुनिए बात बहुत ध्यान से, ड्यूअल यूज गुड्स को कंट्रोल करने से रिलेटेड कौन से एग्रीमेंट्स है ये आप लिखेंगे। वासानेर अरेंजमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। सुनना ध्यान से, पहला वासानेर अरेंजमेंट, ये तीनों चीज आप लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये बोलती है कि भाई ट्रांसपेरेंट तरीके से आप किसी भी अगर कंट्री को अगर कोई टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो तो ये जो है वो ध्यान में रखो कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी अगर है तो उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस पर्पस के लिए जो है ये ट्रांसफर की जा रही है और इसको क्यों कौन यूज करेगा। और इंडिया ने वासनेर अरेंजमेंट को ज्वाइन किया था 2017 में, ये भी लिख लेना। एमटीसीआर जो है वो ये कहती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना है, और इंडिया ने इसको 2016 में ज्वाइन किया था। एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी हम लोग को देखने को मिलता है जिसको इंडिया ने 2018 में ज्वाइन किया था। ये इंश्योर करता है एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो वो किसी भी प्रकार से सपोर्ट ना करे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को बनाने में। यानी कि आप कोई भी ऐसे रॉ मटेरियल को नहीं दूसरी कंट्री में को बेचोगे जो हो सकता है कि वहां पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन बना ले उस रॉ मटेरियल की हेल्प से, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स और चिंता वाली बात अगर हम करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ कंसल्ट किया और उनको कहा कि भैया आप ऐसे आइटम्स एक्सपोर्ट मत करो जैसे केमिकल्स, एरोनॉटिक पार्ट्स,
जो कि रशिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर दें, राइट। और ये बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दिया जाएगा, नहीं कि धमकी दी जा रही, जो धमकी हमें S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर दी गई थी, सॉरी, उसकी डील को लेकर दी गई थी कि हम रशिया से जो डील कर रहे थे वो इसलिए करी क्योंकि हमने यूनाइटेड स्टेट्स के थार्ड को नहीं लिया। यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, बट उससे ना खरीद के हम रशिया से खरीद ले, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। तो आपको चीजों को समझना है, कनेक्ट करना है। अब आप एक जगह पढ़ रहे हो कि भाई इंडिया ने रशिया से जो है वो सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील करी, तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया गुस्सा। भाई यूनाइटेड स्टेट्स क्यों गुस्सा हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमने डील करी, वो इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि हमने उसके साथ डील नहीं करी। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्या चाह रहा है, रशिया को बदनाम करना चाह रहा है इंटरनेशनल फ्रंट पे, और चाह रहा है कि इंडिया की जो दोस्ती ज्यादा रशिया से हो रही है वो ना करे, इसलिए हमारी कंपनीज के साथ वो बात कर रहा है, कंपनीज को डरा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को डराया तो गवर्नमेंट ने तमाचे मार दिए थे कि बेटा चलो अपना रास्ता नापो, हमें जो करना है वो हम अपने हिसाब से देखेंगे। क्योंकि इंडिया को पता है कि इंडिया जो है वो इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशियन रीजन पर बहुत पावरफुल है, राइट। और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का सपोर्ट चाहता है क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना जो है वो उसका कॉम्पिटिटर बनता हुआ आ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं है इन सब चीजों से रिलेटेड, तब तक आप एक अच्छा आंसर बना ही नहीं पाओगे। और ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिलेगी, कब मिलेगी? जब आप रेगुलर रहोगे मेरे साथ। अगर आपने 2 से 3 महीने सिर्फ करंट अफेयर के ही रेगुलर लेक्चर्स मेरे सुन लिए, तो आपको आपका ऑटोमेटिकली आपको एक अलग टाइप का फील जो है वो होना शुरू होगा नॉलेज के मामले में, कि हाँ यार आपको हर एक फील्ड में एक अलग टाइप का नॉलेज मिल रहा है, और डाइवर्सिफाइड नॉलेज। क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ लिखी रहती है चीजें, वो सिर्फ मैं उतना ही नहीं पढ़ाता आपको, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे बैकग्राउंड देता हूँ, बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में पूरी चीज आ जाए। और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताया करो कि जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये डराया इसने। अब यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी ऑफिशियल जो है, देखो ये वार्निंग दी उन्होंने इंडियन बैंक्स को कि भैया देखो आपको यूनाइटेड स्टेट्स से सहायता नहीं मिलेगी। अब देखो, जब मैंने बोला ना यूनाइटेड स्टेट्स हमारी सरकार को धमका नहीं पाया, तो अब हमारी कंपनीज को धमका रहा है। और ऑब्वियसली बात है, ये सब कंपनीज है वो सरकार रेगुलेट करती है, और इन सब कंपनीज के सीईओ बेवकूफ नहीं है। दे और ये प्राइवेट सेक्टर है बॉस, दे नो टू मेक प्रॉफिट, दे आर ओनली सर्वाइविंग फॉर द प्रॉफिट। तो उनको कोई मतलब नहीं कि तुम डराओ या धमकाओ, हमें यहाँ से बेनिफिट मिलेगा तो हम ये चीज करेंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इंडिया की एक्सपोर्ट डायनेमिक क्या है देखो, इंडिया का एक्सपोर्ट रशिया में बढ़ गया 40% तक 2023 में, और इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इन सब एरियाज में ग्रोथ हुई है। हाउएवर आइटम्स जो आइडेंटिफाई किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में एज अ ड्यूअल यूज, ये क्लासिफाई नहीं है इंडिया के स्कॉमेट लिस्ट के अंदर, राइट, जो कि रेगुलेट की जाती है स्ट्रेटेजिक ट्रेड के थ्रू। भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स फालतू की बात कर रहा है, एक डिलेमा क्रिएट करने के लिए और कुछ नहीं है, एक न्यूज बनाने के लिए और हमारी कंपनीज को थोड़ा सा डराने के लिए, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट रशिया की तरफ से कम हो और हमारे रिलेशन रशिया से थोड़े वीक हो। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लगातार चिंता व्यक्त कर रहा है कि भाई इंडियन गुड्स रशिया के सप्लाई चेन में चले जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ऐसा वैसा एक्स वाई जी। अरे बड़ा शाणा है यूनाइटेड स्टेट्स, ही नोज हाउ टू प्ले। और एंड वी नो अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि मुझे कैसे गेम खेलना है, और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि बेटा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। यही तो डिप्लोमेसी होती है बॉस, यही चीज आपको सीखनी है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तभी तो कोई आपको चूना नहीं लगाएगा। ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना है, एग्जामिनेशन पढ़ना नहीं है, मतलब राइट, सिर्फ पढ़ना नहीं है। ऑफिसर बनने के लिए वो पर्सनालिटी चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो दिमाग चाहिए। आपको पता लग जाना चाहिए कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है या सामने वाला जेन्युइन है। यही तो होती है ऑफिसर की क्वालिटी बॉस। ये क्वालिटी कब डेवलप होगी आपके अंदर? जब आप चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करोगे, आपस में लिंक क्रिएट करोगे। आपने जैसे वेब सीरीज में या मूवीज में देखा होगा, जो ऑफिसर्स होते हैं वो सामने चार्ट लगाते हैं, और रिबन्स वगैरह के थ्रू आपने देखा होगा कि वो एक कोई भी केस होता है उसकी फोटो लगाते हैं, एक से दूसरे पे लिंक करते हैं, दूसरे पे तीसरे पे लिंक करते हैं, तीसरे पे चौथे पे लिंक करते हैं, फिर बैठकर सोचते हैं उसके बारे में, क्लैरिटी फिर उनको मिलती है, फिर उसका केस सॉल्व होता है। तो ये सेम चीज आपको अपनी डे टू डे लाइफ में भी करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने दोस्तों की फोटो लगा लो और बोलो कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाना है। आपको लिंक बोलते हैं ना, बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, तो वो यही है, और क्वेश्चंस बिटवीन द लाइन से रिलेटेड ही आएंगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो ब्लैकलिस्ट कर रखी है 300 से भी ज्यादा कंपनीज को, राइट, जिसमें चाइना को हाईलाइट किया गया है कि वो की सप्लायर है
ड्यूअल यूज गुड का रशिया के लिए, राइट। और रशिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ गया है, खर्चा 24% हो गया है 2023 में, और जो कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट में टेंशन क्रिएट कर रहा है। इंडिया का फ्रेमवर्क ये है कि कंट्रोल करना है ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट को, वो काफी मजबूत है भाई। हम लोग को पता है कि अगर हम इस प्रकार की चीजें करेंगे, जैसे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005, ये कानून है हमारा, CWC एक्ट 2000 का हम लोग को देखने को मिलता है। इस कॉमेट की लिस्ट के अंदर हम लोग रेगुलेट करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो होगा, अगर न्यूक्लियर या मिलिट्री आइटम्स का रॉ मटेरियल बनेगा, तो हम एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये लिस्ट हमने बना के रखी है, अपनी स्कॉमेट लिस्ट, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखो। तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल कड़क हैं कि भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, और है, इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज है वो रिकॉग्नाइज करती है और उसको एज अ बिग ब्रदर के तौर पर मानती है। तो हमारी इमेज हम हमेशा क्लीन रखते हैं। एंड एवरीवन नोस कि यूनाइटेड स्टेट जो कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फड़फड़ा रहा है अभी। उसको जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उसका सपोर्ट जो खत्म होता जा रहा है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, तो उसको वापस चाहिए, तो इसलिए वो फड़फड़ा रहा है, सोच रहा है कि शायद इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब होंगे तो मेरे और उसके रिलेशन अच्छे बनेंगे। बट वी आर स्मार्ट इनफ, वी नो कि भाई जो तुझे करना है तू कर, वी आर साइलेंट, हम तो मुस्कुराएंगे और हम मजे लेंगे। यही तो चीज होती है, यही डिफरेंस होता है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर और कॉमन मैन के अंदर। जैसे कॉमन मैन जो होता है वो छोटी छोटी बात में परेशान हो जाता है, उसने ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में। बात बात बिल्कुल सिंपल सी है, ये देखो आप इस न्यूज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपकी चीज मैं आपको बताता हूं। इंसान जो होता है, जैसे कि आपके पीठ पीछे कोई बोले ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अरे ये तो ये है, ये तो इसमें तो बहुत बुरी आदतें हैं। अब आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आपका माइंडसेट शार्प है, आप मुस्कुराओगे, बोलोगे कि हाँ कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या जा रहा है और तुम्हारे पापा का क्या जा रहा है। हम कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और करेंगे, नाचेंगे। ये तो पार्टी करता है, हाँ करते हैं, तो तुमसे पैसे लिया क्या, तुम्हारे पापा से लिया क्या, फिर चलो फोटो आगे। अब वही जो कॉमन मैन जो होता है, उसको क्या, वो क्या करता है, उसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बारे में, उसकी तो ऐसी की तैसी, अब रुको मैं बताता हूं उसको, वो ताव में आ जाता है, वो एकदम गुस्से में आ जाता है। और वहीं आप लोग जो ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हो, आप मुस्कुराते हो, ठीक है यार, वो झूठ बोल रहा है ना, बोलने दे, अपन को फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो सब हम जानते हैं। कोई हमारे ऊपर आकर इंटरफियर करेगा, दैट डजंट मीन कि हम उसके ऊपर फूटे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप फूटो और आप परेशान हो। अक्सर आपने देखा होगा कि किसने पीठ पीछे क्या बोल दिया तो लोग उसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, और ब्यूरोक्रेट कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। बोला है ना, अच्छा बोला यार, वेरी गुड, कीप इट अप, बोलते रहो, फैलाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो माइंडसेट आपको लेकर आना है। जहां वो माइंडसेट आया तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्लियर होंगी अपनी लाइफ में, परेशान नहीं होगे अपनी लाइफ में। अपनी प्रायोरिटीज बस क्लियर रखो कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना, फिर आपको जो भी करते हो फर्क नहीं पड़ता। बट अपनी क्लैरिटी रखो, प्रायोरिटी रखो, और उस पर कायम रहो और स्ट्रिक्ट रहो अपनी चीजों को लेकर, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे लाइफ में। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सुधार हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ रिव्यू किए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, और ये कहा कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे इंडिया के डायरेक्ट टैक्स लॉस को। और एक इंटरनल कमिटी बनाई गई सीबीडीटी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, और ये रिव्यू कर रही है। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो है, जो फालतू की चीजें हैं और जो काफी लेंदी है, उसको सिंप्लीफाई करने का काम कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि भाई इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इंडिया के अंदर अडॉप्ट करें। तो इस पर जो है वो अभी काम जो है वो चल रहा है कि हम टैक्सेस को जो है वो और इजी करेंगे, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस को। सो इनकम टैक्स के रिव्यू की बात की जाए तो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी काफी आलोचना की जाती है कि भाई काफी कॉम्प्लेक्स है ये, और इतना पुराना है भाई, आउटडेटेड 1961 का, इसको ठीक करो आप। तो पहले भी काफी अटेम्प्ट किया गया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। और अब जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर सुधार लेकर आना है, इसको मॉडर्नाइज करना है, राइट। इसके अंदर जितने भी कंप्लाइंसेस वगैरह हैं, यानी कि जो भी इसके अंदर अनुपालन वगैरह जो है उसमें सुधार हम लोग को करना है। मतलब इसके प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, राइट। डिस्प्यूट जो भी अगर विवाद वगैरह होता है तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, इस पर काम करना है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की हम बात करें तो ये बेसिकली इनकम टैक्सेशन जो इंडिया है, इंडिया के अंदर है, उसको गवर्न करने का काम करती है।
इसके अंदर 298 सेक्शंस है, 23 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हम लोग को इनकम टैक्स का देखने को मिलता है जो लागू किए जाते हैं, राइट। बस आप भाई इनकम टैक्स एक्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम टैक्स टैक्सेस पूरे इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी रहे, आर्थिक स्थिरता रहे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रहे, प्रगतिशील कराधान रहे, और रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर तरीके से होते रहे, राजस्व संग्रह जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। फिर इसके अंदर प्रोविजंस में टैक्स स्लैब्स हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अंदर इनकम ब्रैकेट्स डिफाइन की गई हैं, करस्पॉन्डिंग टैक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। टैक्स रेट्स इंडिविजुअल्स के, बिजनेस के क्या है वो बताए गए हैं। एटीसी के तहत, एटीडी के तहत क्या डिडक्शन करना है तो वो इसमें बताया गया है, जो अपन करवाते हैं ना इनकम टैक्स फाइल करते समय, रिटर्न फाइल करते समय। इसमें प्रॉपर किस प्रकार से प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे आप इनकम का आकलन करोगे, राइट। टीडीएस जो होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको सिंप्लीफाइड तरीके से किया गया। आजकल तो ऐसा हो गया है कि टीडीएस जो होता है वो कंपनीज जो है वो पहले ही, मतलब ऑब्वियसली बात है, टीडीएस का मतलब ये होता है कि सोर्स से ही टैक्स डिडक्ट हो गया, सैलरी आने से पहले ही टीडीएस काट दिया गया। कैपिटल गेन्स के बारे में जानकारी है, पेनाल्टीज, अपील्स के बारे में मेंशन्ड है, राइट। तो ये पूरी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर। अब देखो, ये रिवाइज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि और भी तरीके से, मतलब जो भी बर्डन्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स है, जो भी ऐसे क्लॉजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है जो काफी लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, उनको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। बस इसमें ज्यादा आपको लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, जब ये आएगा तब हम इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। ये देखो आप, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और देखो हम लोग को तो इकोनॉमिक बेनिफिट करना ही है, इंडिया को जो है वो डेवलप कंट्री बनना है 2047 तक। बिजनेस एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीजों पे हम काम कर ही रहे हैं। तो अभी बस आप ध्यान में रखो कि अभी इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 का, उसको रिव्यू करने के लिए सीबीडीटी के द्वारा एक कमेटी जो है वो रेडी करने की बात की गई है, जो इसको रिवाइज करेगी। और जब ये नया आएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम का होगा। अभी देखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ओरिजिनेट हुआ है। कहां से ओरिजिनेट हुआ है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, 1924 में जो स्टैब्लिश किया गया था। फिर इसको अलग किया गया 1964 में, बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स अलग कर दिया, बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स अलग कर दिया 1964 में। पहले था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924, फिर सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आया 1964 में, क्योंकि दो बोर्ड्स बनाए गए। एक बोर्ड जो था वो डायरेक्ट टैक्स के लिए था और एक बोर्ड जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए था। इसमें हम लोग को एक चेयरमैन देखने को मिलते हैं और 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। सभी के सभी आईआरएस होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से। जब आप एक मतलब मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं आईआरएस पर, प्लस मेरा एक दोस्त भी है जिसका भी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ, समीर गोयल, अभी 2023 में। तो उसको भी आईआरएस जो है वो मिला है, कस्टम्स में है वो बेसिकली। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, तो यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तब आपको मजा आएगा। ये सब टॉप पोस्ट जो है वो आपको मिलेंगी और डेफिनेटली आप कर लोगे, क्योंकि बस आप रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो। नेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही कि डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना कि वो सही तरीके से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही, और कोई भी कानूनी अगर चेंजेस करने हैं तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देना, टैक्स सिस्टम को इंप्रूव करने के ऑब्जेक्टिव से। अभी इतना ही लिखोगे आप, सिर्फ इतनी चीज आपके लिए इस टॉपिक के अंदर काम की है। और एक आइडिया होना चाहिए कि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको रिव्यू करने की प्रोसीजर जो है वो अब शुरू हो गई है। एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक्टिवली मॉनिटर कर रही है और आकलन कर रही है कि ग्लेशियर जो इंडिया के अंदर है वो कितने कमजोर हैं, इंडियन हिमालयस के अंदर, मतलब वहां पर कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी पास्ट में हम लोग को हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के देखने को मिले, और अभी रिसेंटली चाइना नेपाल की बॉर्डर पर भी हम लोग को देखने को मिला कि बहुत बुरी स्थिति हुई है फ्लड्स की। यस, तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। इसमें पता कुछ भी नहीं है, इसमें होता यह है कि आप मान के चलो कि एक बड़ा सा ग्लेशियर है, ठीक है, बर्फ का बहुत बड़ा एक मैदान मान के चलो आप, जब वो स्लाइड करके एकदम से तेजी से नीचे की तरफ आया था, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, राइट। एकदम तेजी से जब बाढ़ के समान जो है वो स्लाइड होता है, तो वो चीज होती है। और क्लाइमेट चेंज के कारण ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है ग्लेशियर लेक्स की, क्योंकि बहुत तेजी से टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये पिघल रहा है और इनका जो जो फ्लो हुआ करता था पहले पानी का, वो बढ़ गया है, राइट। तो उस कारण से बाढ़ जो है वो आ जाती है, लैंडस्लाइड्स हम लोग को देखने को मिलती है। रीसेंट इंसिडेंट हम लोग को नेपाल में, इंडिया के अंदर देखने को मिला, जिसमें यही कहा गया कि भाई इस प्रकार से जो नीचे पॉपुलेशन है
अब ग्लेशियर ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो शिफ्ट होंगे, स्लाइड होंगे, तो नीचे वाली पॉपुलेशन को बड़ा खतरा हो सकता है और हो ही रहा है, काफी डैमेज हुआ, जान माल दोनों की हानि हुई। यस, तो ये इस चीज को लेकर एनडीएमए जो है वो अभी आज की डेट में काम कर रही है, मॉनिटर कर रही है प्रॉपर तरीके से कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रिस्क जो है वो कहां कहां पर है। अब सुनो, नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जीएलओएफ को जो है वो रोकने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जीएलओएफएस जो है, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उससे होने वाले रिस्क का प्रॉपर आकलन करना, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने ऑटोमेटेड वेदर और वाटर लेवल मॉनिटरिंग स्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किया है, इंस्टॉल किया है, ये पता लगाने के लिए कि क्या स्थिति है उस क्षेत्र की। इन्होंने लेक लोअरिंग मेजर जो है वो इंप्लीमेंट किया है, जिससे कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का इंपैक्ट जो है वो कम हो। मतलब कि ये, मतलब देखो, लेक लोअरिंग मेजर का मतलब ये है कि गड्ढा किया जा रहा है, यानी कि नीचे साइड लेक में, कि और पानी उसके अंदर जो है वो समा सके, जिससे कि पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो, और उसका उसको डाइवर्ट भी किया जा रहा है लेक वगैरह को, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो तैयार किया जा रहा है कि पानी जो है वो उसकी निकासी सही तरीके से हो सके। अब 16 एक्सपीडिशन, यानी कि अभियान हम लोग को देखने को मिले जो शुरू किए गए थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें से 15 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। और ये जो अभियान हम लोग को देखने को मिले, इसमें प्रॉपर तरीके से आकलन किया जा रहा है, राइट। ब्रीच पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई किए जाने की, भाई कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं कि दिक्कतें हो सकती हैं बहुत ज्यादा। प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है पानी की क्वालिटी को लेकर और उसके फ्लो रेट्स को लेकर, कि कितनी तेजी से उसका बहाव है। एनडीएमए ने आइडेंटिफाई किया 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स को, राइट, जिसको तुरंत के तुरंत जो है वो बचाने की आवश्यकता है। फोकस किया जा रहा है ग्राउंड ट्रूथिंग फॉर प्रिसाइज रिस्क एनालिसिस के लिए, यानी कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऐसे जो कहां कहां पर जोखिम हो सकते हैं, राइट, जमीनी स्तर पर, तो उसको जो है वो देखा जा रहा है बिल्कुल रियलिटी के साथ, कि हाँ भाई अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंट होता है तो कितना डैमेज होगा, तो उसका पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अंदर मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल किए जा रहे हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेक लोअरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। टीम जो है वो हाइड्रोलॉजिकल जियोलॉजिकल डेटा जो है वो गैदर कर रही है प्रॉपर तरीके से, मतलब स्ट्रक्चर को जो है वो एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब नीचे रहने वाली जो कम्युनिटीज जो है उनको अवेयर किया जा रहा है कि भैया देखो, इमरजेंसी के समय पर आपको ये कदम उठाने तुरंत, और इमरजेंसी हो मतलब जब आए तब आपको इस तरीके से जो है वो ऑपरेट करना है, क्योंकि देखो कम्युनिटी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, इस समय पर तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड। और हिंदू कुश हिमालय जो है, ये बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो चेंज हो रहा है, राइट, मेल्ट हो रहा है, राइट। और इसके बारे में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा भी मेंशन किया गया है। और क्लाइमेट इंड्यूस ऑल्टरेशन, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि बारिश कभी भी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। अभी तो गुजरात के अंदर न्यूज की बात करें तो गुजरात के वडोदरा के अंदर बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है। टेम्परेचर जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क भी काफी तेजी से बढ़ गया है। नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड के अंदर ये इंसिडेंट्स पहले भी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं बहुत बुरी तरह से। अब ये पानी जो है, देखो रिस्क जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें बहुत तेजी से पानी जो है वो आता है ग्लेशियर से, और वो एकदम से पूरा बाढ़ जो है वो कर देता है, क्योंकि पूरा का पूरा बड़ा सा प्लेन जो होता है वो पिघलने लगता है और शिफ्ट होने लगता है, राइट। फिर मोरेन डैम्स, जिसके अंदर हम लोग को आइस, सैंड, डेब्रिस देखने को मिलता है, वो वीक हो जाते हैं और सडन फेलियर, यानी कि डैम टूट जाता है एकदम से, और फ्लैश फ्लड भी हम लोग को इसमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिला, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट किया और हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स का सर्वे किया, राइट, तवांग और दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में। सर्वे के अंदर पूरी तरह से आकलन किया गया उसके साइज के बारे में, रिस्क के बारे में, हर चीज के बारे में, कि नीचे कितने लोग रह रहे हैं, कितना डैमेज हो सकता है, प्रॉपर आकलन किया गया। और फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन और फ्रेजाइल इकोसिस्टम, यानी कि जो क्षेत्र जो था वो नाजुक जो क्षेत्र था, राइट, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको बेसिकली एनालाइज किया और उन पर स्टडी जो है वो की गई। और स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इनको यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है, वेदर स्टेशन जो है वो लगाने हैं, राइट, जो कि टाइम पर अलर्ट प्रोवाइड करा दे, और उससे रिलेटेड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तुरंत से तुरंत कदम जो है वो उठा सके, सही कदम बचाने के लिए पूरी चीजों को। तो ये चीजें ध्यान में रखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है काफी तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट।
जूस मिशन क्वेश्चन आ सकता है। जूस मिशन जो है वो किस चीज का मिशन है? तो जूस मिशन जो है ये जुपिटर को एक्सप्लोर करने का मिशन है। जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। क्या? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो पहला पॉइंट लिख लो भाई, जूस मिशन जो है वो उसका फुल फॉर्म लिख लेना, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो ये बेसिकली जुपिटर जो है और उसके 3 लार्जेस्ट मून, 3 बड़े-बड़े मून उसको टारगेट कर रहा है, जिसका नाम है यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेडे। ये नाम लिख लो, ये आ सकता है कि ये किसके मून्स है, तो ये जुपिटर के मून्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है, स्पेस वाले टॉपिक में। जूस प्रोब जो है ये लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2023 में, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2031 तक ये जुपिटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जा रहा है मैनूवरिंग के लिए। मैनूवरिंग पता है ना, जैसे ये इस तरीके से घूमता है, चक्कर लगाता है, उसको मैनूवरिंग भी कहते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल जो है, तो उसके थ्रू इसकी स्पीड और इसका ट्रैक्शन वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो टर्न जब ये लेता है, तो वो पूरी तरह से ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो प्लैनेट की ग्रेविटी जो होती है वही इसको हेल्प करती है, इसकी स्पीड में, इसको मूव करने में, इसके ट्रैक्शन में। नेक्स्ट, वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस के बारे में बात करें, हालांकि इस टॉपिक को पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस ये तब होता है जब पोलियो वायरस का स्ट्रेन होता है वो वीक होता है, राइट। ओपीवी म्यूटेट्स के अंदर, ओपीवी म्यूटेट्स यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ये म्यूटेट करता है और अपनी वायरलेंस जो है वो रीगेन करता है। देखो सिंपल सी चीज बताऊं, जब वैक्सीन के थ्रू पोलियो वायरस को जब बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो वो पोलियो वायरस ऐसा होता है कि जो कि डेड होता है या फिर कमजोर रहता है, वीक होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो एकदम से पहचान लेता है उस वायरस को और उसको खत्म करता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो ये वायरस बॉडी के अंदर आए तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहे और वो उससे लड़ने के लिए सक्षम हो, राइट। टी सेल्स वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा कोरोना वायरस के समय पर बहुत ये टॉपिक चला था। टी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो होती है टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर देती हैं, जो बेसिकली जाकर वायरस को जो है वो पकड़ लेता है, राइट। टी सेल, ये इस तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है। कोई भी वायरस अगर आता है तो उस वायरस को जो है ये टी सेल जो है वो जाकर कैप्चर जो है वो कर लेता है, राइट। या फिर ऐसे देख लो आप, ये ऐसे आके इसमें फंस जाता है और फिर इसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एंटीबॉडी जो है वो आती है और इस वायरस को नष्ट कर देती है। ये इस तरीके की कुछ प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, ये वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस जो होता है ये उन एरियाज में होता है जहां पर लो इम्यूनाइजेशन कवरेज होता है, राइट, जहां पर इम्यूनिटी जो है लोगों की काफी कम होती है और सैनिटेशन काफी बेकार होता है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। और इंडिया के अंदर अब देखो, ओरल पोलियो वायरस यानी कि पोलियो की 2 बूंद ओरली जो डाली जा रही है, राइट, वो तो एक ऐसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जहां पर थोड़ा हम लोग को मतलब सैनिटेशन ठीक ठाक देखने को मिलता है। बट जो इंजेक्ट किया जाता है, राइट, जो वैक्सीन जो बॉडी के अंदर डाली जाती है जिसको हम लोग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस बोलते हैं, वो उन क्षेत्र में होता है जहां पर लोगों की इम्यूनिटी काफी कम होती है। यस, ये फैक्ट ध्यान में रखना। और इंडिया का पोलियो वायरस स्टेटस जो है वो अभी भी सिक्योर है, क्योंकि वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस के केसेस जो है वो उतने मतलब खतरे में नहीं है, यानी कि उतना दिक्कत में हम लोग नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस बोल रही है कि भाई इंडिया का पोलियो फ्री स्टेटस जो है वो बिल्कुल सिक्योर है आज भी। बस, तो ये फैक्ट्स थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो पूरी चीज पढ़ाई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद। और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा।